तो मेरी आवाज़ आप लोग के पास पहुंच रही होगी, वीडियो भी पहुंच रही होगी। और हम लोग अब शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। और आज का जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है पब्लिक रेवेन्यू एंड प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, यानी कि हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है सार्वजनिक राजस्व एवं कारारोपण का सिद्धांत। राइट, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है हमारे टॉपिक का। इसमें इकोनॉमिक्स की कुछ थ्योरी को हम लोग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक राजस्व एवं करारोपण का सिद्धांत। अब यहाँ समझना ये है कि सार्वजनिक राजस्व तो हमने चर्चा किया ही है पहले, लेकिन एक लाइन में आप लिखिए सार्वजनिक राजस्व से आशय सरकार के कुल राजस्व प्राप्ति से है, जिसमें सरकार के कर एवं गैर कर दोनों ही क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व को शामिल किया जाता है। राइट, यानी जो सार्वजनिक राजस्व जो कहते हैं उसमें पहले भी हम लोगों ने कल की जो टॉपिक थी उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस तरह से जो सरकार की जो आय होती है उस आय के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। जब सार्वजनिक राजस्व की बात कर रहे हैं तो हम राजस्व प्राप्ति की बात कर रहे हैं, राजस्व से जो आय आती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक सार्वजनिक जो राजस्व है इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है कारारोपण है। राइट, टैक्सेशन है। और अर्थशास्त्र में करारोपण से संबंधित कई सिद्धांत हैं। देखो, इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कई इसमें सिद्धांत मिलेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत हम कुछ प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे, है ना। तो आप लिखने में क्या लिखेंगे कि अर्थशास्त्र में करारोपण के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख है। और उसमें पहला आप लिखेंगे कि करारोपण के संदर्भ में एडम स्मिथ का सिद्धांत। राइट, एडम स्मिथ, जैसे आप जानते होंगे कि 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी थी, और इसलिए इसको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। एडम स्मिथ ने सरकार किस प्रकार से कर लगाए, किस तरह से टैक्सेशन किया जाए, इसके संदर्भ में एडम स्मिथ ने 4 प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा की है। देखो, ये थ्योरेटिकल है, आराम से समझ में आएगी। इसके अंतर्गत इसने 4 प्रमुख सिद्धांत की चर्चा की। इस 4 प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत पहला सिद्धांत है समानता का सिद्धांत। राइट, एक दूसरा सिद्धांत है निश्चितता का सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत है मित व्ययिता का सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत है सुविधा का सिद्धांत। राइट, ये
सुविधा का सिद्धांत, यानी 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब एक एक करके इसको देखें। फर्स्ट जो है समानता का सिद्धांत। यहाँ पर एडम स्मिथ कह रहा, आप लिखिए कि इस सिद्धांत के अंतर्गत एडम स्मिथ ने विचार व्यक्त किया कि सरकार करारोपण के संदर्भ में व्यक्ति की जो क्षमता है, कर चुकाने की जो क्षमता है, उसको ध्यान में रखे और जिस व्यक्ति या जिस ग्रुप की क्षमता अधिक है उससे अधिक टैक्स उस पे लगाया जाना चाहिए और जिसकी क्षमता कम है उस पे कम टैक्स लगाया जाना चाहिए। यानी समता का मतलब है कि अपनी क्षमता यानी कर चुकाने वाले जो करदाता हैं उनकी क्षमता में समानता के आधार पर करों में समानता होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी लोगों पर एक समान कर लगा दिया जाए। बात समझ में आ रही है कि इसके अंतर्गत एडम स्मिथ ने कहा कि सरकार को करारोपण के क्रम में इस बात पर बल देना चाहिए कि जो करदाता हैं उसकी क्षमता के अनुरूप कर लगाया जाना चाहिए और करदाताओं की क्षमताओं में अगर समानता है तो एक समान क्षमता वाले करदाताओं पर एक समान कर लगाया जाना चाहिए। राइट। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि एडम स्मिथ जो बात कह रहे हैं इस बात के अंतर्गत जो कर का प्रारूप होगा वो कर का प्रारूप होगा आनुपातिक कर प्रणाली की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कर के टाइप्स में कि अनुपातिक कर प्रणाली क्या है। तो अनुपातिक कर प्रणाली के अंतर्गत कर जो है आपको एक फिक्स परसेंटेज लगा दिया जाता है और इसके अंतर्गत चाहे किसी का 1 लाख रुपया प्रति माह कर टैक्स देने की क्षमता हो या किसी को 10,000 प्रति माह टैक्स देने की क्षमता हो, सभी पर समान रूप से एक ही रेट से कर लगेगा, लेकिन वहाँ उसकी क्षमता को ध्यान, यानी जिसके पास 10,000 रुपया पर टैक्स देने की क्षमता है उस पर भी वही रेट है और जिस पे 1 लाख रुपया कर चुकाने की क्षमता है उस पर भी वही रेट है। इसको एडम स्मिथ ने समानता का सिद्धांत कहा था, लेकिन इसकी आलोचना की जाती है। यहाँ दोनों चीज़ ध्यान में रखना कि एक कि एडम स्मिथ या कोई भी जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में क्या कही जाती है, तो कही जा रही है कि कर का दर समान होना चाहिए लेकिन व्यक्ति की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। यानी व्यक्ति कर दाता जो है उसकी क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए लेकिन कर के दर में अंतर नहीं होनी चाहिए। यानी किसी का 1 लाख रुपया आय है तो 1 लाख आय पर 10% देगा, किसी को 10,000 रुपया आय है तो 10,000 पर 10% देगा। राइट। और इस हिसाब से ये एक तरह से अनुपातिक कर प्रणाली की बात कर रहे हैं। वर्तमान में अनुपातिक कर प्रणाली की आलोचना की जाती है। क्या कहकर आलोचना की जाती है कि देखो ये जो प्रणाली है इसकी आलोचना क्या है? आलोचना है कि यह प्रतिगामी कर प्रणाली पर बल दे रहे हैं, है ना, प्रतिगामी कर प्रणाली पर बल दे रहे हैं। ठीक है, कैसे प्रतिगामी कर प्रणाली पर बल दे रहे हैं? तो देखो जिस व्यक्ति का 1 लाख आय है उस पे 10% उसने टैक्स दिया तो 10,000 रुपया टैक्स दिया, उसके पास 90,000 रुपया बच गया, तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है चूँकि ज़्यादा बेहतर है। और जिस व्यक्ति का 10,000 रुपया आय है उस पे 10% लगा तो 1,000 रुपया उसने टैक्स चुका दिया, तो अब उसके पास 9,000 रुपया बचा। तो ये इसलिए प्रतिगामी है क्योंकि दोनों ही अमीर एवं गरीब पर समान दर से इसमें कर लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि प्रगतिशील जो कर प्रणाली है, प्रोग्रेसिव जो टैक्स प्रणाली है,
उसके अंतर्गत क्या हो रहा कि आय में वृद्धि होने पर कर का दर बढ़ा दिया जाता है और जिसकी आय कम है उसको कर का दर कम चुकाना पड़ता है। तो इसको लेकर के इसकी आलोचना की जाती है। बात समझ में आ रही है ना? तो आलोचना में क्या लिखेंगे कि अर्थशास्त्रियों, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने एडम स्मिथ के सिद्धांत की यह कहकर आलोचना की है कि यह सिद्धांत आनुपातिक कर प्रणाली की बात कर रहा है, जो कि एक तरह से प्रतिगामी कर प्रणाली है। इसलिए कर का बोझ जो है गरीब वर्गों पर ज़्यादा पड़ेगा और अमीर वर्गों पर कम पड़ेगा, और इसलिए आज के वर्तमान समय में इस प्रकार के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। दूसरा एडम स्मिथ ने निश्चितता का सिद्धांत दिया है, राइट। देखो, निश्चितता के सिद्धांत के अंतर्गत कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंतर्गत अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि इसके अंतर्गत एडम स्मिथ ने विचार व्यक्त किया कि सरकार को करारोपण के समय या करारोपण के संदर्भ में कर के दर, कर के भुगतान का समय, कर के भुगतान का जगह स्थल के संदर्भ में पूरी तरह निश्चितता की घोषणा करनी चाहिए। यानी सब चीज़ फिक्स्ड कर देनी चाहिए कि कर का दर क्या है, कर के भुगतान का समय क्या है और कर भुगतान करने का स्थल क्या है या प्रोसेस क्या है। ये चारों इम्पॉर्टेंट चीज़ पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। इसके स्पष्ट होने से क्या फ़ायदा है? इसके स्पष्ट होने से फ़ायदा क्या होगा कि सरकार जो है, सरकार की जो आय है इसमें निश्चितता होगी। यानी सरकार को ये पता है कि हमारी इनकम कितनी होने वाली है, और जो करदाता है इस करदाता को भी इस बात की जानकारी है कि उसे कर कितना चुकाना है, कब चुकाना है और किस स्थल पर चुकाना है, किस तरह के प्रोसेस से कर को चुकाना है। तो इससे सरकार भी निश्चित रहेगी और करदाता भी निश्चित रहेंगे, और यह सरकार के लिए भी लाभदायक है और करदाता के लिए भी लाभदायक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ आयकर है ना, कि अगर आपको आयकर चुकाना है तो आयकर चुकाना है तो आपको कितना आयकर चुकाना है, कितने आय पर कितना आयकर लगेगा, ये ऑलरेडी सरकार प्रति वर्ष अपने बजट के माध्यम से, अपने वित्तीय विवरण के माध्यम से स्पष्ट कर देती है कि किस इनकम ग्रुप के अंतर्गत आप आते हैं और आपको कितना आयकर चुकाना है। दूसरा, वो टाइम भी दे देती है, और तीसरा जो है कि अभी एक तरह से ऑनलाइन प्रोसेस भी कर दी है। पहले क्या होता था कि ऑफिस में आपको जाकर के कर को चुकाना होता था, लेकिन अब ऑनलाइन प्रोसेस भी है। तो एक तरह से सरकार के पास भी निश्चितता है और करदाता के पास भी निश्चितता है। लेकिन इसकी भी आलोचना की जाती है कि जो निश्चितता है, यानी कर का दर भी निश्चित है, कर का टाइम भी निश्चित है, और कर चुकाने का जो जगह है या प्रोसेस है वो भी निश्चित है। लेकिन इस निश्चितता के बावजूद भी कर के संदर्भ में, आयकर के संदर्भ में आप विवाद देखते होंगे, राइट। और इस निश्चितता के अंतर्गत क्या होता है कि कभी कभी जो करदाता है अगर ये महसूस करता है कि हमें अपने आय का इतना प्रतिशत टैक्स के रूप में दे देना पड़ेगा, तो फिर कर वंचना भी करता है, राइट। क्योंकि उसको फिक्स है कि इस डेट पर इससे इतना हमको भुगतान करना है, तो पहले से ही वो या तो करवंचना का प्रोसेस भी करेगा। करवंचना का मतलब होता है कर की चोरी, और कर की चोरी को लेकर के अभी भी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। तो इसकी आलोचना हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि दो हेड में आपको ध्यान में रखना है
कि जब आप इसको तैयार करते हो तो एक हेड क्या है कि एडम स्मिथ क्या कह रहे हैं, उनका अप्रोच क्या है, और दूसरा कि उसकी आलोचना करनी है, क्योंकि इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से आगे जो कर का टाइप्स है, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन भी हमें पढ़ना है, टाइप्स ऑफ टैक्स भी पढ़ना है, तो उसके टाइप्स का भी विश्लेषण जो है हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत बेसिक इकोनॉमिक्स के कुछ चीज़ दे दिया गया है, सिद्धांत दे दिया गया, और उस सिद्धांत का व्यवहारिक रूप से आप उपयोग करेंगे। तो यहाँ अगर सिद्धांत का व्यवहारिक रूप से उपयोग अगर आप सीख जाते हैं तो आगे भी आप इन चीज़ों को समझेंगे। तो यानी निश्चितता है, आलोचना क्या करना है कि निश्चितता होने के बावजूद भी करों के संदर्भ में विवाद होती है, कर वंचना की संभावना भी बढ़ जाती है, और कई बार क्या होता है कि करदाता पर एक कर का दबाव भी महसूस होता है कि इतने तिथि को हमें जो है टैक्स चुकाना है, ठीक है, उसके बाद हम अगर टैक्स चुकाते हैं तो अतिरिक्त फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा। तो इस तरह के जो दबाव होते हैं करदाता पर, वो भी इसके कारण महसूस होता है, और इसलिए इस आधार पर निश्चितता का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तीसरा जो है मितव्ययिता का जो सिद्धांत है, मितव्ययिता का जो सिद्धांत है एडम स्मिथ के अनुसार, एक दो लाइन में लिखिए कि इससे सिद्धांत के अंतर्गत एडम स्मिथ ने विचार व्यक्त किया कि कर के लागू करने के संदर्भ में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि करों के संग्रहण में, है ना, करों के संग्रहण में खर्च कम हो। देखो, मितव्ययिता का मतलब ही होता है कि खर्च कम करना। तो करों के संग्रहण में खर्च कम हो का मतलब क्या है कि कर सरल हो, इसकी प्रक्रिया सरल हो, और इसमें प्रशासनिक जटिलता नहीं हो, और प्रशासनिक जटिलता नहीं होगी तो प्रशासन को कम खर्च लगेगा करों के कलेक्शन में, करों के संग्रहण में। और अगर प्रशासन को कम खर्च लगेगा करों के संग्रहण में, उससे सरकार के आय में वृद्धि होती है। दूसरा कि अगर जो करदाता जो कर चुका रहा है, तो कर चुकाने का प्रोसेस भी इस तरह से होना चाहिए कि उसमें करदाता को कम से कम खर्च लगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि करदाता की बचत में वृद्धि होती है, और जब करदाता की बचत में वृद्धि होगी तो करदाता जो है कर चुकाने के संदर्भ में प्रोत्साहित होता है, वो उत्साह के साथ कर जो है चुकाता है। और इसलिए एडम स्मिथ ये कह रहे हैं कि कर के जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया इतनी सरल होनी चाहिए कि उसमें कम से कम खर्च हो, राइट। और ये बहुत बेस्ट बात एडम स्मिथ कह रहे हैं। और इसके अलावा सुविधा का सिद्धांत है ना, तो सुविधा का सिद्धांत का मतलब सिंपल है कि कर चुकाने में करदाता को सुविधा होनी चाहिए, है ना, करदाता को सुविधा होनी चाहिए, राइट। अब सुविधा कई तरह से हो सकती है, कई तरह की उसको फैसिलिटी मिल सकती है। जैसे एक तो कि कर कब लेना चाहिए, है ना, कर का टाइम, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि निश्चित होना चाहिए, लेकिन कर जो है निश्चित होगी, और निश्चित समय में कर अगर लेगा तो सरकार को यह देखना चाहिए कि करदाता को कब सुविधा होगी। जैसे अगर मान लो कि करदाता को भू राजस्व चुकाना है, राइट, तो भू राजस्व चुकाना है करदाता को, तो कब लेना चाहिए कर? सरकार को कर तब लेना चाहिए जब फसल की कटाई हो गई
और फसल की जो कटाई हुई, उस फसल की कटाई के बाद सरकार अगर कर लेती है, अगर सरकार जो है फसल की कटाई के बाद जो है भू राजस्व कर वसूलती है, तो इससे करदाता को सुविधा होगी। और इसलिए यहाँ पर अप्रोच दिया गया है कि सुविधा भी ध्यान में रखना होगा करदाताओं को। अगर करदाताओं की सुविधा को अगर ध्यान रखते हैं तो इससे क्या होगा कि कर जो करदाता चुका रहा है वो कर चुकाने के प्रति प्रोत्साहित होगा। अदरवाइज करदाता पर कर चुकाने के प्रति हतोत्साहित होता है, और जब वह हतोत्साहित होगा तो इससे क्या होगा कि सरकार की आय में कमी होगी। तो 4 महत्वपूर्ण यहाँ पर थ्योरी, 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हम लोगों ने बात की। इस 4 को तो आप लिखेंगे ही। अर्थशास्त्री जो हैं वो भी कर के संदर्भ में सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि उत्पादकता का सिद्धांत। ठीक है, उत्पादकता का सिद्धांत के बारे में जो मुख्य इसका प्रतिपादन किए हैं ये वेस्टेबल हैं, और ये कहते हैं कि सरकार अगर करारोपण करती है तो करारोपण के संदर्भ में सरकार को यह देखना चाहिए कि करारोपण जो है सरकार की उत्पादकता में वृद्धि करे, और करारोपण जो है एक तरह से ऐसा हो जो करदाता की उत्पादकता को घटाए नहीं। यानी इसके 2 पहलू हैं। इसके अंतर्गत पहला पहलू ये है कि उत्पादकता सरकार की आय कर से इतना हो कि सरकार उत्पादकता को बढ़ाने में सक्षम हो, है ना। जैसे हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो सार्वजनिक व्यय का टॉपिक है, उस सार्वजनिक व्यय के टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा किया था कि सरकार उत्पादक खर्च भी करती है, राइट। तो सरकार उत्पादक खर्च कहाँ से करेगी? सरकार के पास अगर पर्याप्त साधन होगा तभी सरकार उत्पादक खर्च करेगी, और इसलिए टैक्स से सरकार को इतना पैसा आना चाहिए जिससे सरकार उत्पादक खर्च कर सके। जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब सरकार ने जीएसटी को लागू किया है तो जीएसटी के लागू करने से सरकार की आय में वृद्धि हुई है, ठीक है। और सरकार की आय में वृद्धि हुई है तो आप देखो कि कोविड के दौरान सरकार ने दोनों ही पहलू पर, लोक कल्याण के संदर्भ में यानी लोगों के जीवन को बचाने के लिए, लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर सरकार ने खर्च किया, और सरकार ने उत्पादक जो हैं उनको भी सहायता प्रदान किया कि कोविड के प्रभाव स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसको मंदी से बाहर निकाला जाए, उसको रिकवरी की ओर लाया जाए। ध्यान ये रखना है कि जो लोग भी पढ़ रहे हो, पीछे का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं उसके एग्जाम्पल को आप एकदम से लिख सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर लिखना हो तो सीधे आप लिखो कि वेस्टेबल ने कहा कि करारोपण के संदर्भ में सरकार को यह सतर्क रहना चाहिए कि कर से सरकार की इतनी आय हो जिससे सरकार अर्थव्यवस्था में उत्पादकता को बनाए रखे और उत्पादकता की वृद्धि में सक्षम हो। सरकार के पास इतना आय होनी चाहिए। दूसरा, इसमें दूसरा बात ये कह रहे हैं कि यहाँ करदाता जो है, करदाता के संदर्भ में भी ध्यान रखना है। क्योंकि देखो इसमें क्या है कि 8-9 पॉइंट है ना। तो 8-9 पॉइंट है तो आप आराम से
एक पॉइंट के अंतर्गत 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन लिखोगे तो फिर आपका टॉपिक आराम से तैयार हो जाता है, इसमें किसी तरह की समस्या नहीं आती है। तो दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि करदाता से इतना ही टैक्स लिया जाए, इतना ही कर लिया जाए, राइट, जिससे उसके अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। राइट?